दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं टॉन्सिल सर्जरी बच्चों में खासकर बहुत कॉमन प्रोसीजर है और सबसे कॉमनेस्ट प्रोसीजर इन ईएनटी प्रैक्टिस माना जाता है। अगर आप रिकॉर्ड्स लेके चले तो फर्स्ट वेस्टर्न कंट्री में, यूरोप में, यूएस में, यूके, ऑस्ट्रेलिया में बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट रहती है। बहुत लार्ज नंबर ऑफ टॉन्सिल सर्जरीज पर डे की जाती हैं। लेकिन काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि एडल्ट्स में टॉन्सिल सर्जरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और किसमें करना चाहिए। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि टॉन्सिल सर्जरी एडल्ट्स में एक बड़ी स्पेसिफिक इंडिकेशंस में की जाती है, सब में नहीं की जाती, क्योंकि एडल्ट्स में टॉन्सिल इन्फेक्शंस रिलेटिवली कम होती हैं और एडल्ट्स में वायरल इन्फेक्शंस ज़्यादा होती हैं। इसलिए सोर थ्रोट का मतलब ये नहीं कि इनको टॉन्सिल इन्फेक्शन है, जो कि कॉमनली मिसकंसेप्शन है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि उनको जब भी गला ख़राब हो तो टॉन्सिल इन्फेक्शन होती है, जो कि नहीं होता है। अब कौन से पेशेंट्स को टॉन्सिल सर्जरी करना चाहिए वो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले वो पेशेंट क्वालिफाई करते हैं सर्जरी से जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, लाइक स्लीप डिस्टर्बेंस है, बिकॉज उनके टॉन्सिल साइज इतने बड़े हैं कि उनका ब्रीदिंग पैसेज ब्लॉक हो रहा है और उनको स्लीप डिस्टर्बेंसेस है। स्लीप स्टडी में अगर देखें उनको एपनिया है, स्लीप एपनिया सिंड्रोम है, काफ़ी सीवियर लेवल की, काफ़ी सीवियर स्नोरिंग है, वो रात को उठ के बैठते हैं। तो मैकेनिकल ब्लॉकेज जो जिन पेशेंट्स में टॉन्सिल लार्ज टॉन्सिल से होता है वो बड़े क्लियर कट कैंडिडेट रहते हैं ऑपरेशन के लिए। नंबर 2, जिन पेशेंट्स में मैलिग्नेंसी सस्पेक्टेड है, जैसे कि कैंसर होने का चांस है और हमें लग रहा है कि इसमें कैंसर हो सकता है, तो उन केसेस में भी हम टॉन्सिल रिमूव करके टेस्ट के लिए भेजते हैं। टेस्ट के लिए भेजना है, इसलिए टॉन्सिल सर्जरी करना पड़ता है सस्पिशियस केसेस में। नंबर 3, वो पेशेंट्स क्वालिफाई करते हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली फ्रैंक टॉन्सिल इन्फेक्शन होता है। अब खाली गला खराब टॉन्सिल नहीं है। अगर आपका ईएनटी डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर जिसको आप दिखाते हैं वो आपको बोले कि ये टॉन्सिल के अंदर इन्फेक्शन है, आपका डायग्नोस होता है टॉन्सिलाइटिस, जिसमें वाइट स्पॉट्स टॉन्सिल्स में होते हैं। अगर उस तरह की प्रॉब्लम बहुत फ्रीक्वेंट है, लाइक जैसे साल में आपको 4-5 बार आपका वर्क लॉस हो रहा है, आप हॉस्पिटलाइज हैं या घर में हैं या बेड रिडन है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शंस आपको होता है और वो टॉन्सिल के अंदर होता है, तो फिर भी आप क्वालिफाई होते हैं टॉन्सिल रिमूवल में। ये सारे इन पेशेंट्स को सिग्निफिकेंट रिलीफ होता है, इनके टॉन्सिल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, सोर थ्रोट ठीक हो जाता है और बीमार होना भी बंद हो जाता है। 4th लोग जो टॉन्सिल रिमूवल के लिए हो सकते हैं वो है जिनको सोशल प्रॉब्लम है, जैसे जो टॉन्सिल जिनके लार्ज है लेकिन उसमें वाइट चीज़ी डेब्री फंसता रहता है। अगर आपने देखा होगा कई पेशेंट्स में जो कि कंप्लेन करते हैं कि हमारे टॉन्सिल में से स्टोन निकलते हैं, छोटे छोटे वाइट कलर के स्टोन्स, या स्टोन तो नहीं, वो पेस्ट टाइप होता है। इन पेशेंट्स में फाउल स्मेल रहता है माउथ में और ये पेशेंट्स हमारे पास आके कंप्लेन करते हैं कि इनके पार्टनर कंप्लेन करते हैं या इनके फ्रेंड्स कंप्लेन करते हैं कि इनके मुंह से बदबू आती है। ये बदबू जो होती है ये डेंटल ओरिजिन भी हो सकती है, लेकिन अगर डेंटल ओरिजिन नहीं है, आपके दांत बिल्कुल ठीक है, तो अगर टॉन्सिल में आप देखें तो आपको वाइट स्पॉट्स दिखेंगे, जिनको टॉन्सिल चीज़ भी बोलते हैं या टॉन्सिल स्टोन्स भी बोलते हैं। इन पेशेंट्स में जो कि सोशली बहुत कॉन्शियस है या जिनको सोशल प्रॉब्लम्स हो चुका है, जिनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, डिप्रेशन में है, उन पेशेंट्स में भी टॉन्सिल रिमूव होने से माउथ का ओडर ख़त्म हो जाता है और वो हेल्दी हो जाते हैं। ये मोटी इंडिकेशंस मैंने आपसे डिस्कस किया है। अब इसमें ये देखना है कि फ़र्क क्या है सर्जरी में, और एडल्ट टॉन्सिल सर्जरी और चिल्ड्रन टॉन्सिल सर्जरी में फ़र्क क्या है। एडल्ट टॉन्सिल सर्जरी जो होती है मेथड सेम है, आजकल लेज़र से करते हैं। कोबलेशन टेक्नोलॉजी, एक प्लाज्मा नाइफ टेक्नोलॉजी होती है जिससे कि टॉन्सिल का सर्जरी किया जाता है। ये ब्लडलेस रहता है और वेरी क्विक
जैसे 5 मिनट में या 10 मिनट में सर्जरी ख़त्म हो जाती है आजकल। हमारा सेंटर फुली इक्विप्ड है ये लेज़र से, और हम लेज़र से सर्जरीज करते हैं। डिफरेंस ये है कि एडल्ट्स में नर्व एंडिंग्स पूरी फुली डेवलप्ड होती हैं। ड्यूरिंग सर्जरी इसमें रिमूवल ऑफ टॉन्सिल इज़ ए लिटिल टफ, थोड़ा सा टफ रहता है, बिकॉज बार बार इन्फेक्शन होने से उनका टिश्यू ईजिली कटता नहीं है, बर्न नहीं होता ईजिली। दूसरा, इसमें ब्लीडिंग होने का चांस ज़्यादा रहता है ड्यूरिंग सर्जरी, जो कि बच्चों में नहीं होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तीसरा, इन पेशेंट्स में कहीं ना कहीं हमें कुछ और टेक्नोलॉजी भी यूज़ करनी पड़ती है। कई बार लार्ज ब्लीडर्स होते हैं तो हमें कॉटराइज भी करना पड़ता है या इलेक्ट्रिकली बर्न करना पड़ता है। फोर्थ, इनमें प्रॉब्लम जो हम देखते हैं कि इनमें पेन पोस्ट ऑपरेटिवली बाद में पेन ज़्यादा होता है, काफ़ी पेन होता है। बच्चों में 2-3 दिन के बाद इतना पेन नहीं होता है, क्योंकि बच्चों के नर्व्स इतनी डेवलप नहीं होती हैं। एडल्ट्स में फुली डेवलप नर्व्स होती हैं, वो नर्व एंडिंग जब कटती हैं तो बहुत पेन करती हैं। इनका एडल्ट टॉन्सिल में पेन थोड़ा ज़्यादा लास्ट करता है, 10-12 दिन पेन लास्ट करता है, पेशेंट्स को पेन किलर पे रहना पड़ता है। ये पेशेंट्स में सेकेंडरी हेमरेज, जो कि 6th-7th डे को माउथ ब्लीड करता है और टॉन्सिल बेड से ब्लीडिंग होती है, ये इंसिडेंस एडल्ट्स में बच्चों से काफ़ी ज़्यादा रहता है। बच्चों में नेग्लिजिबल इंसिडेंस है, जैसे 0.5% या 1% बच्चों में ब्लीडिंग सेकेंडरी हेमरेज होता है, बट एडल्ट्स में इसका इंसिडेंस ज़्यादा है, 5% तक सेकेंडरी हेमरेज का इंसिडेंस होता है। ऑल्दो वो सब मैनेज हो जाता है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज एडल्ट्स में रिजर्व काफ़ी होता है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिस्क रहता है ब्लीडिंग का। सेकेंडरी हेमरेज जो कि 6-7वें दिन होती है, और उसको एडिक्वेटली ट्रीट करके ठीक किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है तो शेयर जरूर करें, और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।